हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी टर्मिनोलॉजी आई हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उनको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ठीक है, देखिए पेपर कोई भी हो, चाहे 2024 का हो, 2023 का हो, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए, प्रत्येक पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्स कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम टर्मिनोलॉजी के आते जरूर हैं। ठीक है, इसमें हमारी सामान्यतः जो टर्मिनोलॉजी आती हैं वो आती है तो एक हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमी की आती हैं, इकोनॉमी के अलावा एक जनरल आती हैं जो भी करंट में चल रही होती हैं। इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी देता और उनसे पूछ लेता कि इसकी मतलब कोई भी 4 ऑप्शन बनाकर कि ये जो है किस चीज़ को मतलब किस चीज़ को संदर्भित करता है, इस तरीके को क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, तो हम उसी को जानेंगे कि हम कैसे उनको पहचान सकते हैं और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो होता है कि हमें सब नहीं पता होता, हम कितना भी पढ़ लें, अब जरूरी नहीं है कि हमको वो आता ही हो, बट हम थोड़ा सा कैसे कॉमन सेंस लगाकर उस आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। बस इसी के बारे में आज यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने जो उठाई हैं लगभग जो मैंने जो प्रीवियस ईयर की लगभग 5 से 6 ईयर के पेपरों के टर्मिनोलॉजी ली है सारी की सारी, और वहाँ पे हम देखेंगे, उन पर अप्लाई करके देखेंगे अपने जो भी हैं कुछ तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के क्वेश्चन को। देखिए मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसा टर्मिनोलॉजी जो ये शब्दावली होती हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती है, इनको सॉल्व करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पहला, अगर आप नहीं है तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उसकी टर्मिनोलॉजी दे रखी है और उसके बारे में पूछा है कि ये किसको संदर्भित करता है या इसकी व्याख्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले आप जो है उसमें देखेंगे, सबसे पहले तो आप जो सबसे ब्रॉडर थीम होगी, ठीक है, सबसे ब्रॉडर थीम को देखेंगे। ठीक है, जो भी आपकी ब्रॉडर थीम है उसको देखेंगे। सेकंड, जो सेम फॉर्मेट वाले जो होते हैं, सेम फॉर्मेट वाले जो ऑप्शन होते हैं उनमें से किसी एक विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मेशन पे बने होते हैं ना, कि इसकी जैसे होता है कि एक इवेंट जो आया था कि ये भूमध्य सागर के संपूर्ण क्षेत्र में या भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में, इस तरीके का कुछ था, तो ये मतलब सेम फॉर्मेशन पर जो स्टेटमेंट बने होते हैं उनके बारे में हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ये, तो मतलब जो सेम फॉर्मेशन वाले इनको देखना है, ब्रॉडर थीम देखनी है। थर्ड, आप कर सकते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी दे रखी होती है ना, उस वर्ड को, जो भी वर्ड दे रखा होता है उस वर्ड को आप जो है ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उस वर्ड को ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्रेक करके उसका मतलब एक तरह से हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करके आप उसके अलग अलग मीनिंग निकाल कर भी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जैसे भी कोई भी कीवर्ड सॉल्व करते समय आपको, ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी सॉल्व करते समय उससे रिलेटेड वर्ड अगर उसमें कुछ मिल रहा है, जैसे होता है कि जैसे कोई भी वर्ड दे रखा है और उससे जैसे कोई भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है उससे रिलेटेड वर्ड जैसा कुछ भी होता है, जैसे एरियल मेटाजिनोमिक्स आया, तो एरियल का मतलब हवा से संबंधित है, हवा से संबंधित जरूर होना चाहिए वो कुछ ना कुछ। जैसे एक आया जिनोमिक्स से, मतलब जीन से संबंधित या डीएनए से संबंधित, इस तरीके का कुछ जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जरूर याद रखनी है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें होना जरूर चाहिए। ठीक है, उससे मिलता जुलता वर्ड कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इस तरीके की चीज़ें मैं ये करूँगा। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ब्रॉडर थीम का ध्यान रखना है। दूसरा, जो सेम फॉर्मेशन जो होता है स्टेटमेंट का, जो भी फॉर्मेशन होता है, 1 या 2 या 3 जो भी है, उनमें से एक विकल्प को चुनना है। थर्ड, आपको जो वर्ड का जो संधि विच्छेद अर्थात ब्रेक करना है वर्ड को, और उसको देखना है कि ब्रेक करने के बाद आपको क्या क्या उससे फाइंड हो रहा है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के बाद अलग अलग मीनिंग निकालकर आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। थर्ड जो है, आपको उस जो भी कीवर्ड दे रखा है, जो भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आंसर में हिंट जरूर मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड वर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी स्पेसिफिक जो होता है ना, स्पेसिफिक चीज़ को वर्णित करता उसको नहीं लेना, मतलब ब्रॉडर थीम लेना। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं लेना कि जैसे किसी पक्षी पशु के बारे में कोई चीज़ कह रहा है और एक कह रहा संपूर्ण प्राणी जगत या प्राणी जात या जो भी है, इस तरीके की चीज़ें जो है मतलब संपूर्ण की बात कर रहा है तो उसको लेना, मतलब ब्रॉडर थीम लेनी है। ये नहीं है कि केवल किसी भी एक स्पेशल स्पीसीज की बात कर रहे तो उसको नहीं लेना, संपूर्ण स्पीसीज की बात कर रहा है तब वहाँ पर लेना, उस विकल्प को लेना। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको जो है आप जो है जो भी कीवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले हम 2024 से चलेंगे, तो लास्ट में आ रही थी, लास्ट ईयर आपको देखा होगा 2 टर्मिनोलॉजी आई थी, इस तरीके के 2 कीवर्ड आए थे। एक तो आया था पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये एक आया था ये क्वेश्चन, एक आया था मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, मतलब ये चर्चा में रहे हैं। उनके संदर्भ में आपको जो है इनके ये करना था कि इसके इनके चर्चा में किस संदर्भ में चर्चा की गई थी इनकी। ठीक है, ये बात था। तो पहला क्वेश्चन था ये कि हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए ये था, बस इतनी वर्ड का आपको पता होना चाहिए था, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। देखिए स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब आपको पता है भंडारण होता है। तो मैंने क्या कहा था कि आप जो है उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, उसे ब्रेक कर लीजिए। देखिए स्टोरेज का भंडारण, और जो ये हाइड्रो पावर है, तो हाइड्रो पे ध्यान मत दीजिए, हाइड्रो वैसा तो जल होता, तो जल पावर मतलब जल से रिलेटेड कोई पावर की बात होगी तो जल हाइड्रो, ठीक है, जल को संदर्भित करता, और पावर जो है ये करता ऊर्जा। तो बस अब अगर आप इतना ब्रेक कर लेते तो देखिए भंडारण, ऊर्जा, जल, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ मिल रही है। तो देखिए सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई नहीं, धान्य फसलों के उत्थान की सिंचाई नहीं, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, तो देखिए ऊर्जा और भंडारण। इसके अलावा वर्षा जल संचयन प्रणाली नहीं, ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर था।
ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, तो देखिए भंडारण और ऊर्जा, तो हाइड्रो पावर, पावर का मतलब ऊर्जा से संबंधित होता, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी सोच सकते थे, बाकी इसके जो ब्रेक करके भी सोच सकते थे, ठीक है। मतलब ये जो होता है कि बस एक सॉल्व करने का तरीका है, बाकी आपको पता है, तो नॉलेज तो हमेशा प्रायर है, तो नॉलेज के बेस पर अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी है, बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा तो आप इस तरीके से मतलब सोच सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में, हॉल में, ठीक है। देखिए पावर ऊर्जा से संबंधित होता, बस ऊर्जा से रिलेटेड एक ही ऑप्शन था, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। देखिए आपने पढ़ा होता है, जब आप साइंस टेक पढ़ रहे होते हैं या केवल जनरल साइंस ही पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपने बायो रेमिडिएशन वगैरह ये पढ़ रखा होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन झिल्ली इससे संबंधित होता है, आपको पता था। ये बायो जो होते हैं, ये बायो रिएक्टर, बायो रेमिडिएशन, ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी होती हैं, ये संशोधन के काम आती हैं, मतलब किसी चीज़ को छानने के, संशोधित करने के, ठीक है, प्रदूषण को कम करने के, इस तरह की चीज़ों से संबंधित होती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, देखिए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, औषधि डिलीवर नैनो प्रौद्योगिकी, टीका का तो कोई संबंध है नहीं, टीका के लिए तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी, अब बस आपको इतना पता है कि मेम्ब्रेन झिल्ली परत और ये बायोरिएक्टर जो मतलब किस लिए काम आते हैं, बायोरेमिडिएशन, इस तरह की चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, तो ये जो है शोधन के काम आती है। तो बस इस तरीके से आप जो ऑप्शन नंबर डी चुन सकते थे, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज या थोड़ा सा किस तरीके से या कीवर्ड को ब्रेक करने के बाद आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पोहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे, ठीक है। देखिए प्राचीन दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत की बात है, देखिए जब भी कोई हिस्ट्री की टर्म आती है, तो हिस्ट्री की टर्म जो है याद रखना 99% केस में या तो वो टर्म दे रखी होती है इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी, कोई भी आर्थिक टर्म दे रखी होगी, या केवल पत्तन दे रखा होगा, या इसके अलावा अगर इससे बच जाता तो कोई भी ना कोई प्रशासनिक टर्म दे रखी होगी, ठीक है। प्रशासनिक या इसे बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, बस इन 3 चीज़ के इर्द गिर्द ही आपको सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए आप जो है, जैसे जब आप पढ़ते हैं, जब यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बातें पढ़कर जाते हैं। तो प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पोहार और मसूरी किस रूप में सुविख्यात हैं? तो राजधानी नगर। देखिए राजधानी नगर आप इतने पढ़ चुके होते हैं कि आपको लगभग पता होता है कि ये कहाँ पर, ये कैसा, प्राचीन के पढ़ रखे होते हैं कि जैसे हड़प्पा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अपने पढ़ रखी होती हैं कि ये है कालीबंगा, चनूदड़ो, इस तरीके की चीज़ें पढ़ रखे होते हैं। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, छोटे छोटे उनके शिलालेख पढ़ रखे होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ रखी होती है। तो आपको राजधानी नगर इनमें से मतलब इस तरीके का कहीं पढ़ने नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा लोह इस्पात निर्माण केंद्र, तो देखिए प्राचीन दक्षिण भारत में इस आपने पढ़ते हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य वगैरह पढ़ते हैं, संगम वो पढ़ते हैं, जो चेर चोल पांडे वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके का आप लोहे के संदर्भ में इतना नहीं पढ़ते हैं, आप कहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमने इतना पढ़ा, अगर हमने ये चीज़ नहीं पढ़वाया तो हो सकता है ये नहीं हो, ठीक है। जैन तीर्थंकरों के चैत्य, तो देखिए चैत्य विहार आप पढ़ते हैं, जैसा कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में, इस तरीके का, ठीक है। तो चैत्य विहार पढ़ते हैं, लेकिन 2 मंजिल रानी गुफा जो खारवेल शासकों ने जैन साधुओं को दिया था, तो इस तरीके पढ़ते हैं, लेकिन इतने नहीं पढ़ते हैं कि इस तरीके का कोई भी टर्म, अगर इस तरीके कुछ होते तो आप पढ़ ही लेते, ठीक है। तो एक तो इस बेस पर भी आप लगा सकते हैं। सेकंड ये बेस होता है, देखिए कभी भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया इस तरह की कोई भी टर्म पूछी गई, देखिए इसी में दिखाऊंगा मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो हमेशा पत्तन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में जो आया था, तो आप इस बेस पर भी इसका जो है आंसर टिक कर सकते थे कि मतलब पत्तन, तो इसका जो है आंसर जो था पत्तन था, ठीक है। तो आप देखिए सोचते हैं राजधानी नगर हम बहुत सारे पढ़ रखे होते हैं, तो इस तरीके का राजधानी नगर हमने कोई नहीं पढ़ा, तो इस बेस पे काट सकते हैं। लोह इस्पात केंद्र का कोई मतलब नहीं है। और जैन तीर्थंकरों के बारे में पढ़ रखा होता है कि चैत्य विहार जो हम सबके बारे में पढ़ रखा होता है, मंदिर स्थापत्य इन सबके बारे में पढ़ रखा होता है, तो हमने इस तरीके का कोई टर्म नहीं सुन रखा, तो मतलब ये है कि नहीं ही होगा, क्योंकि हमने इतना पढ़ रखा होगा, तो हमें अपनी नॉलेज पर भी विश्वास रखना होता है कि नहीं पढ़ रखा, तो आप जो है ये पत्तन, क्योंकि पत्तन हो सकते हैं, पत्तन, नौरा, तोंडी, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, पुम्पोहार, इस तरीके के, ये चेर चोल पांडे के समय के हो सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य के समय के हो सकते हैं, तो इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं इसकी बात कर रहा था 69, देखिए एरियल, तो एरियल का मतलब आप देखिए एयर से समझ लीजिए, ठीक है, या हवा, ठीक है। और मेटाजेनोमिक्स जीन का मतलब यह है या तो डीएनए से समझ लीजिए, या जीन से समझ लीजिए, ठीक है, या अनुवांशिकी से समझ लीजिए, किसी से भी समझ लीजिए, ठीक है, मतलब इनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो एक मतलब एयर कोई हवा से रिलेटेड कोई चीज़ है और जीन से संबंधित, हमें बस इतना पता। देखिए ये देखिए, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए एवं प्रतिदर्श को एक बार एकत्र करना, देखिए किसी वायु, देखिए हवा की बात हो गई, डीएनए की बात हो गई, तो मैंने मान लिया इसे होल्ड रख लिया, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की अनुवांशिक, देखिए अनुवांशिक, और इसमें वायु की बात नहीं हुई है, पर फिर भी इसे होल्ड रख लेते हैं क्योंकि अनुवांशिक की बात हुई है, ठीक है, अनुवांशिकी की बात हुई है। गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायु बाहित युक्तियों का प्रयोग करना, ये नहीं हुई है, तो इसे हम
एलिमिनेट कर सकते हैं। भूमितल तथा जल निकायों से पादप में जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन की तो कोई बात का मतलब ही नहीं है। तो ये दो विकल्प आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में चुनना आपको, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों के एक बार में एकत्र करना, या किसी पर्यावास की पक्षी, तो एक तो पक्षी प्रजाति केवल स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों के एक बार में एकत्र करना, तो ये ब्रॉडर थीम है इसकी तुलना में। तो आप तो ब्रॉडर थीम के बेस पर भी चुन सकते हैं, बाकी ये जो वायु प्रतिदर्श डीएनए इसके बेस पर चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रेक करके भी आप जो है चुन सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है, ठीक है। इस तरह देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, तो देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, किसी डीएनए दो मतलब होता है ना, होता डीएनए जो है विविधता, मतलब दोनों के बीच विविधता जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ठीक है ना, कि हमारा जो कुछ होता है ना, कि हमारे पास कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो हमें जो अलग बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में, तो मतलब डीएनए से संबंधित होगा, मतलब जीन से संबंधित होगा, कुछ पहचान से संबंधित होगा। डीएनए होता है, डीएनए पहचान की जाती है, कोई भी किसी को अपराधी को पकड़ने के लिए उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो मतलब डीएनए पहचान की जाती है, ठीक है। तो ये पहचान से संबंधित होता है डीएनए, बट आपको इतना तो पढ़ रखा होता है। देखिए अब देखिए प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए, देखिए प्राणी जात, पूरे प्राणी जात बड़ी टर्मिनोलॉजी है, तो हम इसको होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक उत्तकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीपित करना। देखिए स्टेम कोशिकाओं के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा होता, तो स्टेम कोशिकाओं से संबंधित नहीं होता, ठीक है। वैसे देखिए स्टेम कोशिकाओं से केवल एक स्पेसिफिक हो गया। इसके अलावा उद्यान कृषि, देखिए उद्यान कृषि के पादपों क्लोनी प्रसार, तो क्लोनी प्रसार में डीएनए का कोई मतलब नहीं है, तो क्लोनी प्रसार से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करने, तो ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं। देखिए इसका प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए, देखिए डीएनए विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए काम भी आता है, और प्राणी जात और ब्रॉडर थीम भी है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आप चुन सकते हैं। देखिए ये चीज़ जो है ऐसा बाद में ये होता है कि बाद में सॉल्व करने पर हमें सिंपल लगती है, क्योंकि हमारे पास आंसर होता है, हमने कई बार इसको देख रखा होता है। बट ये है कि आप जो अभी से इसकी मतलब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप बट को ठीक से देखेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे, कुछ भी कोई भी अपने माइंड में कहानी बनाइए, उसके हिसाब से सोच कर आप जो विकल्पों को चुनेंगे ना, तो आपका कुछ ना कुछ मतलब बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है उसका। तो आप ये सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए वित्त के संदर्भ में बीटा के संदर्भ में आप अगर पहले आपने बीटा, तो आपने बचपन से पढ़ता है अल्फा बीटा गामा, अगर ये कुछ नहीं पढ़ा, मतलब ये इलॉजिकल तर्क है, बट मतलब तर्क जो है मतलब सही नहीं है, बट फिर भी अगर आपने बीटा शब्द से सुना, क्या सुना, संख्या के रूप में सुना, कि कोई भी संख्या किसी चीज़ को मापने के लिए हम बीटा का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम अल्फा बीटा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरीके का है, तो देखिए बीटा, अगर बीटा के बेस पर चलते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने जैसे हिस्ट्री में बताया था आपको, हिस्ट्री में क्या बताया, हिस्ट्री में कोई भी टर्मिनोलॉजी आएगी तो या तो सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो पत्तन आएगा, मतलब कोई भी आपको नहीं पता तो पत्तन लगा दीजिए, वहाँ पर पत्तन विकल्प है। दूसरा अगर पत्तन नहीं है तो वहाँ पर आप जो है कोई भी आर्थिक टर्म लगा सकते हैं, जैसा फड़म आएगा, फड़म जो सिक्के से संबंधित था, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक टर्म के अलावा अगर आर्थिक टर्म नहीं है तो उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म लगा सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जो भी कोई भी प्रशासनिक संबंध, जैसे राजस्व से रिलेटेड इस तरीके के आए हैं कुछ, बट ठीक है। तो इन तीन से रिलेटेड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आए अगर जब कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी आए, मतलब इकोनॉमी में आए, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी आए, तो उसमें सामान्यतः 99% केस में जो होता है वो होता है शेयर बाजार से संबंधित होता है। या दूसरा आपको दो बड़े ब्रॉडर थीम बताऊं, तो या तो वो मनी मार्केट से संबंधित होगा, हालांकि ये सभी चीज़ें इसमें सिमट गई, मनी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से, ठीक है, मतलब पूंजी बाजार से या मुद्रा बाजार से। तो ये मुद्रा बाजार से संबंधित होगा या पूंजी बाजार से संबंधित होगा, ठीक है। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या आती है, शेयर मार्केट, ठीक है, और मुद्रा बाजार के अंतर्गत आती है ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर जो पैसों का लेन देन जो होता है एक वर्ष से कम के लिए होता है तो हम मुद्रा बाजार कहते हैं, जो एक वर्ष से अधिक के लिए होता है, एक वर्ष से एक वर्ष अधिक के लिए होता है वहाँ पर कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार कहते हैं। तो वहाँ पर शेयर जो मार्केट जाती है वो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म पूछता है हमेशा मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट से पूछता है, ठीक है, याद रखना। तो देखिए बीटा शब्द अगर आप इस बेस पर चलते हैं तो देखिए एक संख्या, देखिए ऑप्शन नंबर डी, एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है, ठीक है। देखिए तो ये इसका आंसर था। देखिए अब देखिए आप जो है जिसे एलिमिनेट करते हैं, देखिए उसको कैसे देख सकते हैं। एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम है, कोई है, चलो मान लिया मैंने व्यवस्थागत जोखिम है, जो वहाँ के उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। तो जहाँ पर निगेटिव टर्म होता है ना, तो उसको तो आप हमेशा इग्नोर करके चलिए। देखिए आप जीएस में आपको ये सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, तो जहाँ पर ये है मतलब निगेटिव टर्म में, जैसे पुराणों के बारे में कि ये नहीं था, और एक इस कि अमेरिका से बाहर सेब आयात नहीं करता है, इस तरह के कोई भी है, तो वो नहीं वाले वर्ड जो होते हैं 99% केस में गलत होता है, वो स्टेटमेंट भी गलत होता है, तो आप वहाँ से भी आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप वहाँ भी देखना, ठीक है। फिलहाल ये है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने
की निवेश कार्यनीति, ठीक है। तो हो सकती है कि एक नीति हो सकती है, तो बीटा एक नीति के संदर्भ में समझ में नहीं आ रहा कि मतलब एक कार्यनीति बीटा मतलब एक मैच भी नहीं कर रहा, तो ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, तो ये हो सकता है। मगर अगर इन दोनों के बीच में जाएंगे तो देखिए एक संख्यात्मक मान है, बीटा संख्यात्मक मान के तौर पर पढ़ा हमने, जो पूरे स्टॉक बाजार में कितने ब्रॉडर पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के थे, तो परिवर्तन एक बीटा मापन के लिए आता, तो उसके परिवर्तन के किसी स्टॉक बाजार को मापता, तो बस यही है। तो मतलब मापन के तौर पर आप इसको भी देखेंगे तब भी आप अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, किस संदर्भ में आपने सुना। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे, तो प्रातत्विक खनन से। औपनिवेशिक भारत में देखिए अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से आपको पता, सबसे पहले आपको पता है 1556 में गोवा में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी पुर्तगालियों ने, उसके बाद करीबन 1780 के लगभग अंग्रेजों ने करी थी। तो इसके बाद आपने पढ़ा जेम्स अगस्टे से किया, आपने बहुत सारे बंगाल गजेट वगैरह सब ये पत्र पत्रिका पढ़ रखी होती हैं, आप ये इतना तो पढ़ के गए होते हैं, आपने स्पेक्ट्रम वगैरह पूरा पढ़ रखा होता। तो प्रेस की स्थापना से संबंधित आपको सब पता होता है कि मतलब ये लोग जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये आप इस तरीके से कर सकते हो अपनी नॉलेज के बेस पर, ठीक है। देखिए देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, देखिए गिरजाघरों की स्थापना आपने पढ़ा होता कि हाँ कि जो 1510 में जो है प्रथम गिरजाघर की स्थापना पुर्तगालियों ने करी थी गोवा में, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ रखा होता, बाकी इसके अलावा आपने कोई गिरजाघर से स्पेशल चीज़ें नहीं पढ़ रखी होती है, ना ही इतना डिटेल दिया होता। तो आप ये मानकर चलिए कि यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो, तो ये मतलब जो यूपीएससी के लिए हिसाब से भी होता है ना कि उसके पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो गिरजाघरों को क्यों पूछेगा, तो इसका मतलब ये है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण के संदर्भ में कर्जन का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए था, ठीक है। और इसके अलावा और भी कि डलहौजी के समय सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये भी आपने रेलवे निर्माण के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, ठीक है। रेल के उद्देश्य से रेल निर्माण की वो उस पर लाभ कितना दिया गया था 5%, वो सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती हैं। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि हमारे नॉलेज के बेस पर ये चीज़ जो नहीं है, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरजाघरों की तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अंग्रेजी प्रेस के बारे में आपने पढ़ रखा होता, पत्र पत्रिका में पढ़ रखी होती है, रेलवे निर्माण में डलहौजी कर्जन ये सब चीज़ आने चाहिए थे, इस तरीके के वर्ड हम नहीं पढ़ गए। तो एक ही बचा है पुरातत्विक खनन, तो यही हमारा जो राइट आंसर था, इस बेस पर भी आप लगा सकते हैं। सेकंड, इसका तरीका ये भी है कि पुरातत्विक खनन का जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर करना ना भूलें कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक के कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है, ठीक है। तो दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज, देखिए दुर्लभ मृदा तत्वों के मामले में चाइना बहुत आगे है, ठीक है। तो चाइना नाम होना चाहिए था अगर इस संदर्भ में आप इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। और दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में आप जो है कोई भी अगर करंट पढ़ लें, कोई भी करंट पढ़ लें, लाइक विजन वगैरह कुछ भी पढ़ लें, तो जो है वहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो मतलब आप इस बेस पर पढ़ेंगे, मतलब ऐसा कुछ पढ़ने में आया नहीं अगर इस तरीके का था, ठीक है। चीनी सैन्यवेशी हमारे यूपीएससी का काम करने और यूपीएससी क्यों ही पूछेगा कि चीनी सैन्य बेस वहाँ पे स्थापित हुए, तो ठीक है। सहारा मरुस्थल का दक्षिण भूमि के पर हो सकता है कि पूर्वमुखी हो सकता है पश्चिमी हो, तो इस तरीके के जो लोकेशन दे रखी होती है वो हमेशा गलत होती है। देखिए सफल तख्ता पलट, आपको ये पता था वहाँ पर कूप होते रहते हैं, तख्ता पलट होते रहते हैं, और इसके अलावा जो भी इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर मतलब अशांति का क्षेत्र जो रहता है वहाँ पर जो है अफ्रीका में रहता है। तो देखिए अफ्रीका के देश हैं ये, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके देश हैं, चाड, गिनी, माली, सूडान, तो इस बेस पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मतलब विकल्प को जो भी कोई टर्म दे रखी है उसको सोचने का एक तरीका है, बस मैं सोचने का तरीका सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ बस, ठीक है। इस तरीके से सोच सकते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संगत है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर दो विकल्पों का फॉर्मेशन देखिए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के क्षेत्र के पास, और ये देखिए भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती के पास। जब जहाँ भी एंटायर वर्ड आता है, ठीक है, एंटायर मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण में हो सकता है कोई क्षेत्र छोटा हो, कोई क्षेत्र किसी और नाम से जाना जाता हो, तो एंटायर वर्ड 99% केस में गलत होता है। जैसे एक जो मोनोजाइट वाला क्वेश्चन जो था 2022 में, तो कि मोनोजाइट चट्टान जो संपूर्ण जो है तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब केरल वाले संपूर्ण जो पश्चिमी तट है, भारत का संपूर्ण पश्चिमी तट पर पाई जाती है, केरल के संपूर्ण तट पर पाई जाती है, तो वो जो गलत था। तो संपूर्ण वाला जो होता है एंटायर वर्ड जो होता है गलत होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे संपूर्ण, तो संपूर्ण गलत ही दिया हुआ होगा प्रीवियस क्वेश्चन अगर ठीक से करते हैं तो, ठीक है। तो ये संपूर्ण वर्ड गलत दिया होता, तो ये इन दोनों में आपको एक चुनना था, क्योंकि ये दोनों का फॉर्मेशन सेम था। इन दोनों में से आपको 99 मतलब 50-50 पर आ गए थे आप कि 50-50 में से इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। जब इनमें से आपने संपूर्ण की बेस पर काट दिया तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं कि लिवेंट जो पूर्वी मध्य सागरीय तटीय क्षेत्र के पास का एक क्षेत्र है, ठीक है। देखिए अप्रत्यक्ष अंतरण ये है कि कोई भी चीज़ है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा देखो फिर जब ये कोई भी इस तरह की कोई टर्म होती है, तो ये 99% केस में इकोनॉमी क्या होती है, शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है। देखिए जितने भी टर्म आए आज तक शेयर मार्केट से रिलेटेड ही आए, या मनी मार्केट या शेयर मार्केट, ठीक है, मतलब पूंजी बाजार से। तो देखिए भारत के संदर्भ में जन समाचारों में अक्सर चर्चित रहने वाला मतलब अप्रत्यक्ष अंतरण के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है, मतलब ऐसा है कोई अप्रत्यक्ष रूप से अंतरण है मतलब हमारे उसमें, ठीक है।
देखिए इस वाले को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है, तो ये तो प्रत्यक्ष अंतरण है, प्रत्यक्ष थोड़ी ना हुआ, ये तो सब कुछ लेकर जो का उसका, ठीक है, मतलब जिसका रिकॉर्ड नहीं किया सकता है, प्रत्यक्ष अंतरण वो होता है, ठीक है। तो ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना मूल्य जो है मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, तो ये इसका जो राइट आंसर था। देखिए इसके अलावा देखिए, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ का उस देश में कर अदा करते, तो कैसा क्या मतलब है, वो अंतरण थोड़ा ना हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ये कर से संबंधित है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मतलब आप जो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रभाजी कक्षीय बमबारी, तो ये है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचारों को सर्वोत्तम से प्रतिबिंबित करता है, मतलब प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली है। तो देखिए कक्षीय संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कक्षीय वर्ड इसमें आया है, कक्षीय वर्ड इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तो मतलब मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड टर्म भी मिल सकती है, मतलब उससे रिलेटेड टर्म के हिसाब से चलिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन, ठीक है, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में विस्फोटन करने से क्या मतलब है, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, ठीक है। कोई अंतरिक्ष अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता, तो हो सकता है, ये इसे होल्ड रख सकते हैं। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य को पर कक्षा को त्यागता है, तो आप इन दोनों में से कोई एक चुन सकते थे। कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरिचित्र स्थापित करता, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है धूमकेतु का, और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से आप ये था कि दोनों जो है कक्षीय गतियों से रिलेटेड है, तो ये था कोई मिसाइल पृथ्वी का परितः, तो बस आप यहाँ पर 50-50 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में अगर ब्रॉडर की बात करें तो कोई अंतरिक्षयान कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा त्यागता है, तो इसे ऑप्शन नंबर सी। हालांकि टफ था, बट आप जो इस तरीके से सोच सकते हैं, ये नहीं कि मतलब इतना आसान नहीं है, बाद में देखने से जो है आंसर आसानी से मिल जाता, बट इस तरीके से आपको मैं सिर्फ सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है सिर्फ मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म, तो देखिए फड़म मैंने क्या मध्यकालीन भारत, देखिए मैंने कहा जब हिस्ट्री की बात हो तो सबसे पहले आर्थिक टर्म देखेंगे, उसके बाद जो है पत्तन देखेंगे, और पत्तन भी नहीं मिला तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक टर्म देखेंगे, बस इतना से याद रखना। तो फड़म था, देखिए मध्यकालीन भारत में किसे निर्देश करता फड़म, अगर फड़म पूछेगा मान लीजिए कोई भी फड़म है, वैसे तो ये विजयनगर साम्राज्य संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य में एक जो सिक्कों को फड़म कहते थे, ठीक है। तो देखिए पहनावा हम पढ़ते हैं कहीं भी, तो पहनावे से कोई मतलब नहीं, हथियार पढ़ते हैं कहीं भी, हथियार से कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों में से एक चुनना था, आभूषण और सिक्के में सबसे ज़्यादा हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, दिनार विनार सब के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, बस इतने चुन सकते थे। निम्नलिखित में कौन सा एक ध्रुवीय कोड को सर्वोत्तम रूप से प्रयुक्त करता है, ध्रुवीय कोड है, कोड मतलब आप समझते हैं, ठीक है, जैसा कॉर्नवालिस कोड है, ध्रुवीय कोड है, तो ध्रुवीय जलराशियों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए एक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड हो सकता है, ठीक है। ये जो है इसका हो सकता है, इसे होल्ड रख सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्र हो सकता है, दक्षिण ध्रुव के बारे में, तो ये हम इसे कट कर सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय, तो ये भी हो सकता है, चलो होल्ड रख सकते हैं इसे, ठीक है। ये आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक सुरक्षा समझौता, तो हो तो ये भी सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ध्रुवीय कोड, निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय कोड का, ध्रुवीय जल राशियों, देखिए ध्रुवीय कोड है तो ध्रुवीय जल राशियों की बात हो रही है, ठीक है, और परिचालन कर रहे जहाजों के लिए एक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कोड है, तो देखिए कोड की बात हो रही है तो सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कोड है। बाकी देखिए ना उत्तरी ध्रुव जल ध्रुव है, कोई कोड की बात नहीं हो रही, देखिए दोनों टर्म इसमें मिल रहे हैं, वरना यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल की बात कर रहा है, उत्तर दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के हो सकता है दक्षिण ध्रुव हो, ठीक है। तो इस तरीके देखिए मतलब उससे रिलेटेड टर्म मिल जाएगा, मतलब सीधे तौर पर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। कोड क्या होती है, एक संहिता होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए ध्रुवीय कोड, ध्रुवीय तो ध्रुवीय परिचालन, ध्रुवीय जलराशि कोड, अंतर्राष्ट्रीय कोड है, तो बस इस बेस पर भी आप चुन सकते हैं, जैसे RR2 अभी आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन वॉशिंग, देखिए ग्रीन कहीं भी आपका ग्रीन शब्द से रिलेटेड आ, जैसे ब्लू शब्द से आता है महासागर होता है, ग्रीन से आता है तो हमेशा पर्यावरण से रिलेटेड होता है, ठीक है, याद रखना पर्यावरण से रिलेटेड होता है। वॉशिंग मतलब आपको होता है धुलना, ठीक है, किसी चीज़ को धोना, ठीक है, तो बस यही है ग्रीन वॉशिंग को कौन नहीं होता, तो ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड होगा, इतना याद रखना। मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है, तो ये आप होल्ड रख सकते हैं। किसी देश की वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक पर्यावरण की लागतों को शामिल नहीं करना, तो देखिए लागतों को शामिल नहीं करना, तो इसका ग्रीन वॉशिंग से मतलब लेना देना नहीं है, हालांकि पर्यावरण से, तो फिर अब आप पहले से होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनैतिक पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, ठीक है, किसी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ग्रीन की तो बात हो रही है, पर्यावरण की तो उन्होंने सब में बात कर दी, ठीक है ना, पर्यावरण की तो खैर ये था, पर्यावरण की बेस पर तो नहीं। अब वॉशिंग मतलब धुलना, मतलब किसी चीज़ को साफ करना, ठीक है। तो देखिए मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति के अनुकूल है और पर्यावरण रूप से उपयुक्त हैं, ठीक है। तो ये किसी देश में वार्षिक वित्तीय विवरणों को शामिल नहीं करना, मैंने कहा निगेटिव टर्म तो वैसे भी गलत होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, ये भी
ठीक है। किसी सरकारी परियोजना में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना, तो ये बॉसिंग से रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना, मतलब मिथ्या रूप से मतलब झूठ बोलना कि कंपनी के उत्पाद जो परिस्थिति के अनुकूल है और ये पर्यावरण के लिए और ये पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, तो इको फ्रेंडली है, बस ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप इस बेस पे चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए R2, आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसका देखो रिसाइकलिंग और एक मतलब R2 R को मतलब एक रिसाइकलिंग और एक वर्ड और था, ठीक है। तो मतलब R2 का वर्ड जो था पुनर्चक्रण से था, ठीक है। तो रिसाइकिल करना ये था, तो R का वहाँ से आप इंग्लिश का अगर इसका टर्म देखेंगे तो सामने से आपको पता चल जाएगा कि पुनर्चक्रण करना, ठीक है। और विश्वसनीय व्यवहार बनाना, ठीक है। मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना और रिसाइकलिंग करना, मतलब इस तरह का कुछ बैठता, तो आप R2 का वहाँ से आप सीधे तौर पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। R2 व्यवहार संहिता, ठीक है। देखिए इसमें देखो विश्वसनीय व्यवहार के बारे में दिया हुआ, मतलब उससे रिलेटेड वर्ड होते जरूर है। देखिए R2 व्यवहार संहिता है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रचक्रण उद्योगों पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ठीक है। देखिए वहाँ के रामसर कन्वेंशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आत्म भूमि का प्रबंधन करना, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, तो यहाँ पर इस आप होल्ड रख सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के दोनों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इन दोनों में से एक चुनना होता। तो आप जो वहाँ पर अगर इसका जो इंग्लिश मतलब वो देखेंगे इसकी, तो वहाँ पर आपको सामने से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए वॉलगार्ड और वॉलगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में क्या आता है। देखिए गार्ड मतलब क्या होता है, सुरक्षा, तो सुरक्षा के संदर्भ में होगा किसी न किसी। फसली पादपों का कॉलोनी प्रबंधन, कोई मतलब नहीं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का पादपों का विकास, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन, जैव उर्वरकों का उत्पादन, तो आनुवांशिक रूप से, देखिए आनुवांशिक रूप से सुरक्षित करने के लिए इसका विकास किया था। आपको पता होगा जब BT का पास था तो उसमें ये जो वॉलगार्ड फर्स्ट वॉलगार्ड सेकंड से रूप में वहाँ पर भी यूज करा गया था, ठीक है। तो 67 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ACE2 के पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। देखिए कोई भी है, कोई टर्म है, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया था। तो देखिए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनर्स्थापित जीन हो सकता है, भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, तो देखिए उपग्रह संचालन प्रणाली का आप पढ़ रखे होते हैं, बाकी इस तरीके के नाम नहीं होते उपग्रह संचालन प्रणाली के, ठीक है। वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, तो ये भी नहीं होता, इस तरीके का नाम नहीं हो सकता, मतलब इस तरीके का नाम नहीं होगा ACE2, आप इस बेस पे मतलब सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा विषाणु जनित, देखिए विषाणुओं के नाम होते हैं, आपने देखा होगा H1N1 इस तरीके के सुन रखे होंगे, N1H1 इस तरीके के, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू इस तरीके के वायरस के नाम सुन रखे होंगे, तो आपने जो और जीन के नाम सुन रखे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो या तो पादपों में पुनर्स्थापित करना, विषाणु जनित रोगों पर, अगर इन दोनों में आप टर्म देखेंगे तो क्या पादपों के संदर्भ विषाणु जनित रोग, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा, इस बेस पर भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हुंडी यहाँ पे भी देखिए मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन, देखिए उत्तर हर्षकालीन के बारे में मतलब हिस्ट्री से संबंधित, तो हिस्ट्री से संबंधित मैंने क्या बताया, सबसे पहले आर्थिक टर्म नहीं है तो फिर पत्तन, और पत्तन नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, तो बस विनिमय पत्र उससे एक्सचेंज उससे संबंधित था, ठीक है, विनिमय पत्र से, तो यही था। हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करना था, ठीक है, विनिमय पत्र संबंधित। देखिए द्रोणाबाप और कुलियाबाप, तो देखिए ये क्या ऐसा था, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण और धार्मिक अनुष्ठान, बस यहाँ पर जो था विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के नहीं थे, यहाँ पर जो था कुलियाबाप द्रोणबाप ये तो भूमाप से संबंधित था, बस इतना याद, मतलब ये वाला टर्म आप देख सकते हैं बस, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियाबाप, अगर आप यहाँ पर अगर केवल आप तुक्के के बेस पे जाते तो यहाँ पर हो सकता गलत हो जाता है, ठीक है। तो विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के नहीं थे, यहाँ पर कुलियाबाप जो थी भूमाप से संबंधित था, ठीक है। 29 नेक्स्ट देखिए परामिता शब्द के सही विवरण को निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। तो सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, तो धर्मशास्त्र पाठ परामिता ये बहुत पूछना बहुत मुश्किल हो सकता है, किसी और पद्धति में लिखे गए तो ये भी हो सकता है। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, देखिए वेदों के प्राधिकार की क्यों ही बात करेगा, मतलब अस्वीकार करने के, उसकी बुराई क्यों ही करेगा। परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व, और देखिए आपको पता है बुद्ध से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, UPSC हर बार पूछता भी है, तो इस बेस पर मतलब कि किससे रिलेटेड किस पर्सपेक्टिव में UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता, तो इससे रिलेटेड भी आप चुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, मतलब बोधिसत्व मतलब उससे संबंधित, ठीक है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत हो सकता है, कोई और तो दक्षिण की जगह दक्षिण भारत की जगह पूरी भारत हो, उत्तरी भारत हो, तो इस बेस पर भी आप जो इसको कट कर सकते हैं। जब मैं इसका जब GS पेपर एनालाइज कराऊंगा पूरा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो है ट्रिक काम करती है, ठीक है, किस तरीके टेक्निक काम करती है। देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इससे MDN इसके संदर्भ मतलब जब किसी का DNA जो बेकार होता था, तीसरी जो मतलब होता 3 पेरेंट बेबी वाला तो होता MDN उसके संदर्भ में आता है, ठीक है। तो ये संतान में सूत्रकणिका मतलब MDN मतलब DNA, सॉरी DNA नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, जो 3 पेरेंट बेबी होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, जब उसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब होता है किसी मदर का, जो मदर से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त होता है बच्चों को, तो वहाँ पर जो है तीसरे का प्रयोग किया जाता है, तो थर्ड मदर का प्रयोग किया जाता है, मतलब दूसरी मदर का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उसमें उसके लिए यूज होता है, ठीक है। संतान में सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाले रोगों का निरोध करने के लिए, ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट प्राचीन काल में गुप्त वंश के संदर्भ में घंटासाला, कदूरा और चोल किस लिए व्याख्यात थे, देखिए फिर वही बात, विदेशी बंदरगाह, बस कुछ नहीं पता तो बंदरगाह, अगर वहाँ पे आर्थिक टर्म होती तो पहले आर्थिक फिर पत्तन और वरना तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, बस यही है। तो इसका जो 82 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 82 का ए हो जाएगा, ठीक है,
822 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बन का सामाजिक मूल्य, मूल्य क्या होता है? मूल्य होता है किसी चीज़ की कीमत चुकाना, मतलब किसी चीज़ की कीमत, अब कीमत पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बस ये देखिए प्रदत्त वर्ष में कार्बन का सामाजिक मूल्य, मतलब समाज के संदर्भ में क्या मूल्य होगा? प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, तो ये बिल्कुल राइट लग रहा है। ठीक है, तो इसे रख सकते हैं। किसी देश के जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता, उन्हें जलाकर देश में अपने नागरिकों, वस्तुओं, सेवाएं प्रदान, के मूल्य तो न हुआ। किसी जलवायु शरणार्थी के द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु प्रयास को मूल्य तो न हुआ। पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन प्रतिशत फुटप्रिंट को एक मूल्य तो न हुआ। तो मूल्य यही है कि उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालीन क्षति, हम इसकी कीमत चुका रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ये तो आप बिल्कुल सामने से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएजोफोस के इस्तेमाल की आशंका से देखा जाता है कि रासायनिक किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? कृषि में पीड़कनाशी के रूप में, संसाधित खाद्यों के परिरक्षक में, फल पक्कन कारक में, प्रसाधन सामग्री में, नमी बनाए रखने वाले कारक में। ठीक है, तो देखिए ये प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारकों का क्या ही मतलब है? प्रसाधन सामग्री वगैरह से UPSC का क्या लेना देना? ठीक है, तो 39 का जो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कृषि पीड़कनाशी के रूप में। ठीक है, संसाधित खाद्यों के परिरक्षक के रूप में एथिलीन आता है अगर होता तो, ठीक है, वो नहीं है। फल पक्कन कारक में, खाद्यों के परिरक्षक में सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल वगैरह, ये इनका उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल का, ये आपको नॉलेज के बेस पर आपको पता होता है, इसके लिए इसमें एथिलीन वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बेस पर भी आप चुन सकते हैं, नॉलेज के बेस पर भी। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता प्रसाधन सामग्री का। ठीक है, ये तो यहाँ पर डाल दिया। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे स्थानों में क्या समानता है? हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, भूमिगत गुफा तंत्र। देखिए भूमिगत गुफा तंत्र का कोई मतलब नहीं है, ये क्यों पूछेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमने पढ़ रखे होते हैं। हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा, वरना यूरेनियम निक्षेप क्यों पूछेगा? इसके अलावा हमारे लिए UPSC के लिए यूरेनियम निक्षेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जल भंडारण, तो जल भंडारण, तो बस ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जल भंडारण था इसका आंसर। ठीक है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचारों में के माध्यम से संदर्भ में आता है। एक प्रकार का डायनासोर का जीवाश्म है? नहीं। एक आदिम मानव जाति है, पूर्वोत्तर भारत, देखिए पूर्वोत्तर हो सकता है पश्चिमी भारत हो, तो इस तरह की टर्मोलॉजी आप कट कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक कल्प है, कोई मतलब नहीं, भूवैज्ञानिक कल्प आपने पढ़ रखे होते, तो ये जो है एक आदि मानव जाति स्पीसीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हालांकि बाद में पढ़ना आसान होता है, बट आप सोच कैसे सकते हैं, बस इतना सा। क्रिस्पर-Cas9 थ्योरी आपने पढ़ रखी होती है, आप जब भी करंट अफेयर पढ़ते हैं हर किसी में होती है क्रिस्पर-Cas9 थ्योरी। तो देखिए, तो 99 का जो जाएगा ये लक्ष्य संसाधित जीन संपादन और में प्रयुक्त आणविक कैंची होती है Cas9 जो होती है आणविक कैंची होती है। ठीक है, और बाकी इसका क्या हो जाए? एक जीन जो उत्पादों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों से संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ, ये सब नहीं है, तो लक्ष्य संसाधित जीन है ये Cas9 जो जीन होता है। ठीक है, तो ये आप जो थोड़ा नॉलेज की बेस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए व्यापारिक छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो होता है उस समय ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क था, बस इतना याद रख लेना। इसको याद रख सकते हैं कि जो व्यापारी छूट दर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो था ये था बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं, वरना इस तरह के देखिए ये अब इसमें तुम कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, बाकी बस उसके बेस पर चुन सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको किसको ज़्यादा वरीयता देनी है। तो बाहर जो पूछेगा, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, इसे थार्ड बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, THAAD थार्ड बोलते हैं। तो थार्ड क्या है? मतलब मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है, और ये अमेरिका की, जैसा इजराइल कौन सी है? आयरन डोम, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो आयरन डोम इजराइल की, और थार्ड जो है अमेरिका की है। ठीक है, तो बस थार्ड के बारे में पूछ लिया था उस समय। ठीक है, अब ये बेन्नाक्राई, पेट्टया, इटन ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में लिखे थे निम्नलिखित में किसके संदर्भ में? देखिए एक्सोप्लैनेट है, तो एक्सोप्लैनेट परीक्षण, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर आक्रमण, तो साइबर आक्रमण को आपको पता हो वो अलग तरीके के होते हैं। लघु उपग्रह भी आपको पता होता है, ये दोनों तो नहीं लेंगे, इन दोनों में से आप लेंगे, तो इन दोनों में से आप क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टो करेंसी, वही आर्थिक टर्म के बारे में लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट छठा विलोपन है, शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्राय उल्लेखित होता है? ठीक है, 60 का। तो देखिए मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का, अब तक आपने सुना होगा कि 5 विलोपन हो चुके हैं। छठा विलोपन जो होगा, छठा विलोपन का कारण ये होगा कि ये जो है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, प्राकृतिक आवासों का नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु का परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए मैं जो आपको पूरे GS के पेपर एनालाइज कराऊंगा, जैसा अगली वीडियो जाएगी 2024 के GS का पेपर का, या तो इसके आंसर के आने के बाद, आने वाली है 1-2 दिन में, तो उसका आने के बाद, वरना 2023 का पहले पेपर सोल्व करेंगे। उसमें यह कि किस तरह की ट्रिक वर्क करती है। तो ठीक है,
किस तरह के टेक्निक वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आप 10 से 15 क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरीके की मेरिट जा रही है 43 44 इस बार कितनी गई है, 44 गई है लगभग। ठीक है, 87 पॉइंट कुछ गया है। ठीक है, ओबीसी जनरल दोनों का। तो आप जो है 44 क्वेश्चन मतलब नेट राइट चाहिए, तो मतलब आपका किसी भी कीमत पर अगर 50 नेट राइट हो जाते हैं तो आप सीधे मेंस की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो लगभग हम इस तरीके से, तो आपको कम से कम अगर आप प्रीवियस पेपर पर ठीक से मेहनत कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि उसकी टेक्निक्स को, मतलब ठीक से कि एलिमिनेशन ट्रिक या एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है, प्लस एक्सट्रीम बट क्या होते हैं, विकल्पों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये सब चीज़ सीख सकते हैं। तो आप 15 से 20 क्वेश्चन तो हल कर लेंगे, बाकी आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपकी नॉलेज के बेस पर, तो बड़े आराम से आप जो 50 क्वेश्चन नेट कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से आप जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्बन निषेचन मतलब कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णन किया। देखिए कार्बन निषेचन क्या किस संदर्भ में काम आएगा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, हालांकि बढ़ा हुआ तापमान है तो लेकिन कार्बन फर्टिलाइजेशन थोड़ा ना हुआ, तो ये कार्बन फर्टिलाइजेशन तापमान बढ़ाने के थोड़ा काम आएगा, ना ही अम्लता बढ़ाने के काम आएगा। हालांकि अम्लता बढ़ती है CO2 से, जब क्रिया करने के बाद कार्बोनिक अम्ल बन जाता है उससे। ठीक है, जल से क्रिया करने के बाद H2CO3 बन जाता है। इसी तरीके से वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड जीवधारियों के अनुकूल, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो है जब फर्टिलाइजेशन की बात है तो मतलब तो ये जो है मतलब वृद्धि की बात होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब वृद्धि की बात होती है, तो उसमें जो पादप वृद्धि की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आज की वीडियो में हमने केवल लगभग हमने यहाँ पर कम से 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरे पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें मैं ये बताऊँगा कि एलिमिनेशन ट्रिक्स जो होती हैं किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती हैं और हम जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में किस तरह पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन कैसे, देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन में सामान्यतः लोकेशन गलत दे रखी होती है। ठीक है, कोई भी डेटा गलत दे रखा होता है, स्पेशली लोकेशन बहुत है, लोकेशन कोई समय कोई स्थान कोई टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इस तरीके के वर्ड ना गलत दे रखे होते हैं सामान्यतः। ठीक है, इसके अलावा जैसे साइंस टैग है, तो साइंस टैग को 99% में ऑल विकल्प सही होते हैं, जबकि हिस्ट्री में कभी भी ऑल विकल्प सही नहीं होते। तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी उसका पूरा कि किस तरीके से आपको ऑप्शन चुननी है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, और बाकी अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।